हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो कविता, कहानी और नाटक से रिलेटेड क्वेश्चंस का है, जो कि आपके 5 मार्क के आएंगे। आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है जिससे कि आपके पूरे मार्क्स आ सकें। इसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। टर्म 2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स। कविता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो कविता क्या है? हम लोग आम जिंदगी में कविता को पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके भाई इतिहास क्या है उसका तो जानकारी हमें होनी चाहिए। क्या उसमें छिपाव है? तो वही इसमें क्वेश्चंस आए हुए, इजी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कविता क्या है? तो कविता के मूल में संवेदना है। संवेदनाएं मतलब उसके अंदर हमारे इमोशंस जो होते हैं, जो हमारे सोच है, थिंकिंग है, सब चीज़ उसमें दुखी होती है। राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जोड़ने और उसे अपना लेने का बोध है। कविता कैसे बनती है? कविता एक ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती, यानी उपकरण का इसमें यूज़ नहीं होता है। वह भाषा के उपकरण के माध्यम से विभिन्न विषयों एवं दैनिक जीवन से संबंधित सामग्री जुटाती है। वह अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाती है और उसे लय से गठित करती है। शब्दों का खेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति गति, बिंदु, संक्षिप्तता के साथ विभिन्नताओं का अर्थ, स्तर आदि से कविता बनती है। कविता में शब्दों का चयन कैसे किया जाता है? कविता में शब्दों का क्या महत्व है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो कविता में अनजानी दुनिया का सबसे पहला उदाहरण है शब्द। दरअसल रचनात्मकता सबके अंदर होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उसकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। इस प्रयास के द्वारा नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिदम है, लय है और एक व्यवस्था है। तो ये सारे नियम, क्योंकि शब्दों से खेलना सबको आता है, पर सही ढंग से खेलना ही कविता का निर्माण है। क्या वाक्य रचनात्मकता का कविता में क्या महत्व है? तो कविता में शब्दों के प्राय नहीं होते। कविता में प्रस्तुत शब्द एक विषय विशेष अर्थ रखते हैं। उनमें किसी अन्य पर्यायवाची द्वारा बदल दिए जाने पर उनके अर्थ और मूल संवेदनाओं पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वाक्य संरचना का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब कविता लिखी जाए तो उसके वाक्य में वही यूज करना चाहिए जो कवि कहना चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंब और छंद, आंतरिक लय। जो आंतरिक हमारी लय होती है उसको कविता के लेखन में क्या महत्व है? बिंब और छंद का। तो आंतरिक लय उसे क्या कहते हैं? जैसे आप देखोगे हमारी कविताओं में तुलसीदास के छंद लिखे रहते हैं और अभी आधुनिक कविताएं मुक्तक छंद में लिखी जा रही हैं। तो वो उनका महत्व क्या है? लेखन में उनका क्या महत्व है? तो बिंब और छंद यानी आंतरिक लय, जिसे हम लय बना कर गाते हैं, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होती है। बाह्य संवेदना मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौन जाते हैं ना, चित्र बन जाते हैं कि चित्र हमारे दिल में शरण ले लेते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करती हैं। तो ये जो स्मृति, यादें जो होती हैं वो हमें उसी का एक चित्रण प्रस्तुत करती हैं। अब है, सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर क्यों बल दिया है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है क्योंकि चित्र या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। तो आप अपनी, जैसे आप अपना चित्र बिंब ले सकते हो तो उषा कविता को ले सकते हो, या फिर रुबाइयों में देख सकते हो। तो उनमें चित्र भी बनता है हमारे आगे, जब माँ का प्यार के रूप में,
और बिंब भी आते हैं, ठीक है, तो उसका अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं। दृश्य बिंब जो हमारे सामने बनते हैं तो वो हमारे लिए अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि देखी हुई हर चीज़ हमें प्रभावित करती है। कविता ऐसी चीज़ है जिसे 5 इंद्रियां रूपी उंगलियों से पकड़ा जाता है। जिस कविता की जितनी बड़ी ऐन्द्रिक पकड़ होगी वह उतनी ही प्रभावशाली कविता रचने में समर्थ पाया जाता है। तो यह इसका है कि कविता का चित्र भाषा कैसी होनी चाहिए, क्यों होता है, इस पे बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के सहारे घटक किसके परिचालित होते हैं, किससे परिचालित होते हैं? तो कविता के सारे घटक परिवेश, संदर्भ से प्रचालित होते हैं। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। परिवेश होता है चारों ओर का वातावरण। परिवेश के साथ साथ कविता के सारे घटक भाव तत्व से परिचालित होते हैं। कवि के व्यक्तिक सोच, दृश्य, दुनिया को देखने का नज़रिया कविता के भाव संपन्नता संपादन बनाती है। कविता की इस व्यक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है और हवा में सुगंध की तरह। तो इसमें पूरा प्रभाव वातावरण का पड़ता है। अगर मनुष्य जिस घटना से घटित होगा और उससे रिलेटेड कविता होगी तो बहुत जल्दी उसमें खो जाता है। अब है कविता की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो कविता की विशेषता होनी चाहिए, निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो विशेषता क्या है कि कविता भाषा में होती है। भाषा शब्द से बनती है। शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहते हैं। अतः भाषा सहज एवं प्रचलित हो, पर संचालन ऐसी कि पाठक को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है। दूसरा कि काव्य में या कविता में आंतरिक लय का निर्वाह करने हेतु छंद अनुशासन का ज्ञान जरूरी है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है। कविता समय विशेष की उपज होती है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों को ठीक ठाक जानकारी भी कविता की दुनिया में ही प्रवेश से ली जाती है। यह प्रवेश के लिए जरूरी होती है। जैसा आप तुलसीदास की उन्होंने अपने समय की पूरी जानकारी अपनी कविताओं में दे दी थी। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देनी अच्छी कविता की निशानी मानी जाती है। चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि और नए पहचानने व प्रस्तुत करने की कला न हो तो कविता लेखन संभव नहीं है। उचित शब्दों का चयन, उनका गठन, उनकी भावानुसार लयात्मकता, अनुशासन कविता रचना के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषता होनी चाहिए कविताओं की। अब आ गए हम नाटक पर। अब नाटक के बारे में हमें क्या जानकारी और क्या ध्यान रखना है? तो कविता तो हमें पता चल गई, सुर, लय, तार, बिंब, इन सब का बहुत ज़रूरी होता है। अब नाटक कैसा होना चाहिए, नाटक क्या है? तो नाटक का पहला क्वेश्चन है, नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे अलग होता है? क्या कारण है कि उसे नाटक कहा जाता है, क्या कारण है कि कविता कहा जाता है, या क्या कारण है कि निबंध कहा जाता है? तो इसमें क्या है ऐसा? तो किसी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी हुई है, यानी जिसे हम देखकर उसको महसूस कर सकते हैं। जहाँ नाटक अपनी निजी और विशेष प्रकृति ग्रहण करता है वह है उसकी लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना। जहाँ साहित्य के अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वहीं नाटक अपने लिखित रूप से एक आयामी हो जाता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। तो नाटक जब तक आपके सामने ना आए वो संपूर्ण नहीं माना जाता है।
और आगे जो क्वेश्चन है वो है, नाटक लिखते समय नाटककार को उसकी मूल विशेषता यानी समय का बंधन का ध्यान क्यों रखना पड़ता है, क्या कारण है। तो समय का बंधन नाटक रचना का अपना पूरा असर डालता है, इसीलिए एक नाटककार को शुरू से लेकर अंत तक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करना होता है। यह नाटककार को यह सोचना भी जरूरी है कि दर्शक कितनी देर उसकी किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकते हैं। साथ ही नाटक में हर एक चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी होता है, इसीलिए नाटक में समय का ध्यान रखना जरूरी होता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक में 3 अंक होते हैं। हर एक अंक कम से कम 48 यानी 48 मिनट का होना चाहिए। तो भरत मुनि के अनुसार ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही क्यों लिखे जाते हैं। तो इसका आंसर है, नाटक अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखन की रचना को भविष्य काल से उठाए तो इन दोनों ही स्थिति में नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में या एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होता है। यानी आप देखते होंगे कि जब इतिहास का कोई भी नाटक चल रहा होता है, चाहे रामायण चल रहा हो या महाभारत चल रही हो या फिर और भी बहुत सारे नाटक, चंद्रकांता वगैरह, अगर ऐसा कुछ चल रहा है या फिर आगे आजकल जो सीरियल चल रहे हैं वो वर्तमान में ही घटित होंगे, चाहे वर्तमान यानी प्रेजेंटली हम देखते हैं सामने से। इसलिए अब आगे देखिए आप, नाटक के कौन कौन से तत्व हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समय का बंधन होना चाहिए, शब्द, कथन, संवाद, चरित्रों का विकास, शिल्प, संरचना, उद्देश्य आदि नाटक का तत्व माने गए हैं। अब नाटक के लिए शब्द का क्या महत्व होता है। तो साहित्य की 2 विधाएं कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। तो कविता और नाटक के लिए शब्दों का विशेष महत्व होता है। कविता में भी सेम है और नाटक में भी सेम है। तो नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई और निजी और अलग अलग अस्मिता ग्रहण करता है। कविता में शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट या फिर सटीक पाई जाती है। इसी आधार पर कहा जाता है कि एक सफल नाटककार भी हो सकता है। तो एक सफल नाटककार भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाटककार को कैसी भाषा अपनानी पड़ती है या अपनानी चाहिए। तो नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक हो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप में वर्णन ना, हम कार्य को करके दिखा सके और छोटी भाषा में यूज होना चाहिए। इन शब्दों में दृश्य बनने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थों से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। एक अच्छे नाटक वही होता है जो लिखने या बोले गए शब्दों को से ज़्यादा वह ध्वनि करे, जो लिखा या बोला नहीं जा सकता। नाटक का एक मौन, अंधकार और ध्वनि प्रभाव कहानी और उपन्यास के 20-25 पृष्ठों में बराबरी कर सकता है। तो आप देखते होंगे कि लोगों के जो इम्प्रेशन होते हैं, लोगों की जो चुप्पी होती है, उसी से हमें पता चल जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। तो लिखने की अपेक्षा जो देखकर हम उस नाटक का प्रभाव देखते हैं ना, तो वो उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाटक के लिए कथ्य कितना जरूरी होता है। कथ्य यानी कहने का ढंग। तो क्या है, पहली कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म
अथवा संरचना के भीतर पुरोना होता है। नाटक को मंच पर मंचित होना चाहिए। अतः एक नाटककार को एक कुशल संपादक भी होना चाहिए ताकि मंचन हेतु घटनाएं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव कर उस क्रमवार इस तरह रखें कि शून्य से शिखर तक विकास की दिशा में आगे वो बढ़ सके। अब संवाद को नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्यों माना जाता है? तो नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, अंत में उपसंहार जैसा तत्व अनिवार्य है। उपसंहार यानी अंत जरूरी है। इसके लिए विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी है। संवादों का अपने आप में वर्णित व चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और लिखित तथा बोलने जाने वाले संवादों में भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे और अनकहे संवाद की ओर ले जाना नाटक को सफल बनाता है। संवाद जितने ज़्यादा सहज व स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मन को छूने वाला होगा। संवाद चाहे कहने कितने भी क्लिष्ट भाषा में क्यों ना लिखे गए हों, क्लिष्ट मतलब ऐसी जो परेशान करने वाली हो, स्थिति व परिवेश की मांग के अनुसार आदि से स्वाभाविक जान पड़ती है, तो उसके दर्शकों तक प्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होती है। अगर वो ढंग से नाटक का कार्य है तो कैसी भी भाषा हो, लोग उससे प्रभावित जरूर होते हैं। अब रंगमंच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, क्यों कहा गया है? तो रंगमंच यानी नाटक के लिए बोला गया है। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारधाराओं के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। वह कभी कभी ऐसे यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकारता की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध, अस्वीकारता जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वह उतना ही गहरा व सशक्त नाटक साबित होगा। तो ये नाटक की विशेषता होती है। रंगमंच में सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम इसलिए माना गया है। नाटक में चरित्रों का विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाते उसे सपाट, सतही और टाइप्ड ना हो। वे स्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। अब शिल्प और संरचना के आधार पर नाटक कितने प्रकार के हैं? तो शिल्प और संरचना के आधार पर ही नाटक अपने कथ्य को व्यंजित करता है। इस आधार पर नाटक कई प्रकार के होते हैं, जैसे शास्त्रीय नाटक, लोक नाटक, लिखित नहीं मौखिक रचना की प्रक्रिया के माध्यम से घटित होते हैं, और पारसी नाटक जो शेर व शायरी, गीत संगीत व अतिरंगी संवादों पर होते हैं आधारित, और यथार्थवादी नाटक जो अभी प्रेजेंटली चल रहे हो। इस प्रकार से नाटक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब है आपकी कहानी। कहानी क्या है? किसी घटना, पात्र, समय का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कृष्ट का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी हमारे जीवन में इतनी निकट या उसका अविभाज्य हिस्सा है जिसे हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता या सुनाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी कला कितनी पुरानी है? इसका क्या इतिहास है? कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास
क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियाँ सुनाते थे। किसी घटना, युद्ध, प्रेम या प्रतिशोध की किस्से सुनाते जाते थे। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटना पर कथा कहानी सुनाने और उनमें कल्पना का भी सम्मिश्रण होना स्वाभाविक ही होता था या होने लगा। प्राचीन काल में संचार का कोई और माध्यम न होने के कारण मौखिक कहानी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांतों व विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का ही सहारा लिया। इस प्रकार कहानी के साथ उद्देश्य का भी संरक्षण हो गया। आप देखते होंगे जब कोई कुछ भी होता है, कोई प्रोग्राम आपके घर में होता है तो मम्मी वगैरह बैठ के मतलब कहानी सुनाती हैं कि ऐसा हुआ था इसलिए इसको हम मनाते हैं, इस त्योहार को इसलिए। ठीक है, अब कहानी के कौन कौन से तत्व हैं ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहानी के तत्व कौन है। कहानी के कथानक, देश काल, पर्यावरण, पात्र, संवाद, चरम उत्कर्ष व उद्देश्य, ये इसकी कहानी के तत्व हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथानक को कहानी का केंद्र बिंदु क्यों कहा जाता है? तो कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं व पात्रों का उल्लेख किया गया हो, कथानक कहलाता है। कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। कथानक कहानी का केंद्र बिंदु क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो कहानी का कथानक आमतौर पे कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। इसके बाद कथानक उसे विस्तार देने में जुट जाता है। ये कोई जैसे आपके मन में कोई विचार आया और आपने उसी पर एक कहानी की रचना कर दी। द्वंद्व के तत्व कहानी को आगे ही नहीं बढ़ाते बल्कि उसे रोचक भी बनाते। द्वंद्व मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा, विरोधी पार्टी होनी चाहिए, जैसा कि आप देखते भी हो। कथानक की पूर्णता की यह शर्त होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो, ये कहानी कहलाती है। अब कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण उसके क्रियाकलापों, संवादों व दूसरे पात्रों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से प्रभावशाली होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचि के माध्यम से होता है कि हमने कैसे कैसे पात्र किस किस रूप में चुने हैं, तो उसी के अनुसार उनका चरित्र चित्रण यानी उनके बारे में, चरित्र चित्रण का मतलब उनके बारे में लिखना। जैसे कोई अच्छा पात्र होगा तो अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएंगी, कोई बुरा पात्र होगा तो उसका रोल जैसे उसके अनुसार ही किया जाएगा। अब कहानी में संवादों का कितना महत्व होता है, तो संवाद ही कहानी को स्थापित, विकसित व कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब संवाद ही तो, डायलॉग ही तो हमें आगे बढ़ाते हैं कहानी में। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकती, उसे संवाद के माध्यम से सामने लाया जाता है। संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, वह उनके विश्वास, आदर्शों तथा स्थितियों के भी अनुकूल होने चाहिए। अब कहानी को चरम उत्कर्ष व या क्लाइमैक्स की ओर विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है या क्यों देना चाहिए? तो क्यों देना चाहिए? कहानी का चरम उत्कर्ष उसी कहानी के महत्व उद्देश्य के सामने लाने का उद्देश्य होता है, मदद करता है। अतः यह जितना स्पष्ट व संक्षिप्त और रोचक होगा, उद्देश्य उतना ही खिलकर सामने आएगा, पाठकों के मन पर प्रभाव भी डालेगा। क्लाइमैक्स ऐसा हो कि पाठक स्वयं लेखक के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए और उसे लगे कि कहानीकार ने उसे यह स्वतंत्रता दी है कि वह स्वयं अंतिम निर्णय करे। इस प्रकार से आपके तीनों टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर दिए गए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए चैनल को मेरे लाइक तो एक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर करना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और शेयर के द्वारा आपके जो संगी साथी हैं उनकी हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।